विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों नमस्कार, मैं हूं मनोज पांडे। आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। इस चैनल पर आज हम डस्ट ऑप्शनों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ डस्ट ऑप्शनों, ये आपका जो पोइट्री है कक्षा 10 की जो पोइट्री और पोइट्री का पोएम एक है। पोएम प्रथम जो पोएम है आपकी डस्ट ऑप्शनों, उसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने मैं मनोज पांडे आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आइए इसके प्रश्न और उत्तर को देख लेते हैं। स्टेंजा मैंने आपको अच्छे तरह से पढ़ा चुका हूँ। डस्ट ऑप्शनों जो बर्फ़ के कण हैं नामक एक कविता है, उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसको मैं यहाँ पर कराने जा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो आइए, चूँकि लॉन्ग आंसर इसका नहीं पढ़ना है, शॉर्ट आंसर ही देखना है। और सबसे अच्छी ये रहेगा आपके लिए बच्चों कि जो पैसेज टाइप है, स्टेंजा टाइप है, स्टेंजा दिया रहेगा और उससे क्वेश्चन बनाएगा। तो स्टेंजा बेस्ड जितने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं मैं उसको इसी चैनल पर करवा चुका हूँ, मंगलम मंत्रा पर करवा चुका हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ आप मंगलम मंत्रा पर विजिट करके वहाँ पर स्टेंजा बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर है उसको आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आइए इसके आज हम लोग जो डस्ट ऑप्शनों का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं बच्चों। ये आपका मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर एक मिनट बच्चों, पहले मैं पेंसिल ले लूँ उसके बाद आगे। चलिए, ये देख सकते हैं आप यहाँ, ये क्लास 10 है, ठीक है। इंग्लिश क्लास 10th की इंग्लिश है पोइट्री। पोइट्री का पहला पोएम देखेंगे डस्ट ऑफ स्नो। उसके सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो भी है उसको इस चैनल पर कराने जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। इसके पहले आपकी वीडियो नहीं मिल पा रही थी, पोस्टपोन थी, और चूँकि समय का अभाव के नाते मैंने इसको रोक दिया था 2-4 दिन के लिए बच्चों। फिर कंटिन्यू आपकी क्लास हो रही है बच्चों। तो आइए आप लोग जुड़ जाइए और जुड़ करके जितने भी चाहे कोई भी कक्षा 10 का जो भी वीडियो आ रहा है उसको आप देखते रहिए। चाहे प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री, किसी चीज़ का आपका अगर लेसन मिल रहा है तो उसको अच्छी तरह से आप पढ़िए उसको, ठीक है। और पढ़िए और दोहराइए और कॉपी पर ज़रूर लिखिए। लिखने से ही काफ़ी चीज़ें याद हो जाती हैं बच्चों, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। पहला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पहला प्रश्न है हाउ हैज द पोएट ऑब्जर्व्ड नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। कह रहा है हाउ हैज में कैसे द पोएट में कवि ऑब्जर्व निरीक्षण करता है या देखता है नेचर प्रकृति को इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो नामक इस पोएम में, कविता में कवि, पोएट जो है कवि कैसे ऑब्जर्व करता है प्रकृति को, कैसे प्रकृति को ऑब्जर्व करता है, निरीक्षण करता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं उत्तर बच्चों। द पोएट हैज ऑब्जर्व्ड, पोएट निरीक्षण करता है या देखता है नेचर प्रकृति को एज ए पॉजिटिव मीडियम मतलब सकारात्मक माध्यम से देखता है, ऑफ चेंजिंग फॉर हिम, जो उसको चेंज कर देती है, द पोएट हैड बीन। यहाँ देखिए हैड बीन आया है बच्चों। हैड बीन कहाँ पर आता है, किसका हेल्पिंग वर्ब है, किस टेंस का? तो आप बता सकते हैं प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं बच्चों? आपको बता देना चाहते हैं जिन वाक्यों की क्रियाओं से भूतकाल से कुछ कार्य पूर्ण होकर जारी भी रहता हो और कार्य प्रारंभ होने का समय भी दिया हो तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ऐसे वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, ठीक है बच्चों। इतना आप जान गए, ठीक है। हैड बीन किसका हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, टेंस का, ठीक है। तो ये कह रहा है जो बदल देता है और क्या करता है, द पोएट हैड बीन इन द सॉरोफुल। पोएट मतलब कवि, हैड बीन इन द सॉरोफुल में दुखी होना, तो कवि उदास रहा था, एंड
डिप्रेसिव और निराश था। कैसा था? निराश था। डिप्रेसिव में निराशा और सोरोफुल मतलब दुखी, और मूड मतलब मनोदशा या स्वभाव। किस स्वभाव में था? कवि बहुत दुखी और निराश स्वभाव में था या निराशा में डूबा हुआ था। इन द पोयम, इस पोयम में, इस कविता में कवि बहुत ही दुख और निराशा में डूबा हुआ था, मनोदशा में था। बट लेकिन देन मीन तभी, देन मीन्स तभी, द वे ए क्रो, जिस तरीके से एक कौवा, उसी तरीके से एक कौवा सूक हिलाया स्नो डस्ट ऑफ, बर्फ के कण को हिलाता है। इट चेंज हिज मूड, जिससे उसका स्वभाव या मूड या मनोदशा, मूड मतलब मनोदशा भी समझ सकते हैं और स्वभाव भी समझ सकते हैं, ठीक है। चाहे आप मनोदशा समझिए या स्वभाव समझिए, ठीक है। तो जब वह क्रो सूक में हिलाता है स्नो डस्ट ऑफ, स्नो मतलब बर्फ के कण को हिलाता है टहनियों से, तो इससे चेंज परिवर्तित हो जाती है हिज मूड, उसका स्वभाव। किसका स्वभाव? पोएट का स्वभाव, ठीक है। कवि का स्वभाव या मनोदशा चेंज हो जाती है। तो मैं बहुत अच्छी तरह से मैं आपको ये पहला क्वेश्चन का बहुत अच्छी तरह से शॉर्ट आंसर में जवाब दिया हूँ बच्चों, ठीक है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है बच्चों, यूट्यूब पर जा करके मंगलम मंत्रा चैनल, MANGLAM मंगलम, MANTRAA, डबल ए लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो चैनल नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। मंगलम मंत्रा चैनल को आप अगर नए बच्चे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके इस चैनल को आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम डस्ट ऑफ स्नो। व्हाट इज द, क्या इज मीन्स है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया मीन्स क्या होता है बच्चों? मुख्य भाव, मुख्य भाव। व्हाट मीन्स, क्या इज मीन्स है सेंट्रल आइडिया ऑफ पोयम, ऑफ द पोयम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मुख्य भाव क्या है? मुख्य भाव क्या है मतलब डस्ट ऑफ जो स्नो है, कविता है ना, धूल के कण या बर्फ के कण, तो इसका मुख्य भाव पूछ रहा है, ठीक है। तो मुख्य भाव ये जानते हैं बच्चों। यहाँ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम डस्ट ऑफ स्नो, मुख्य भाव जो इस पोयम का मुख्य भाव, डस्ट ऑफ स्नो का मुख्य भाव यह है कि इज मीन्स है डैट की दिस पोयम, यह कविता एक्सप्रेसेस व्यक्त करती है द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स। सिग्निफिकेंस मीन्स होता है महत्व, सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों के महत्व को व्यक्त करता है। इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड, एटीट्यूड मीन्स व्यवहार, जो कवि के व्यवहार को चेंज कर देती है, जो कवि के व्यवहार को चेंज कर देती है, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर दूसरे का आंसर, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा है बच्चों, व्हाट मूड ऑफ द पोएट इज रिफ्लेक्टेड इन द पोयम। और दूसरा है यहाँ, इसमें से इस प्रश्न नंबर 3 में 2 प्रश्न बने हुए हैं, और उसके बाद कह रहा हाउ डज इट रिफ्लेक्ट, हाउ डज इट रिफ्लेक्ट, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं व्हाट मूड, क्या मूड माने मनोदशा, क्या मनोदशा ऑफ द पोएट, पोएट की क्या मनोदशा थी। इज रिफ्लेक्ट इन द पोयम, क्या प्रदर्शित किया इस पोयम में, रिफ्लेक्ट में प्रदर्शित करना, ठीक है। इस पोयम में कवि की मनोदशा क्या थी और क्या रिफ्लेक्ट करता है कवि, और क्या कहता है हाउ डज इट रिफ्लेक्ट, हाउ मीन कैसे, हाउ मीन्स कैसे इसको रिफ्लेक्ट किया, कैसे इसको प्रदर्शित किया, ठीक है बच्चों। मतलब ये कह सकते हैं कवि कहाँ पर, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 3, इस कविता में कवि की मनोदशा को प्रस्तुत किया गया है, इसे किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। यहाँ फिर से बता देते हैं बच्चों, व्हाट मूड ऑफ द पोएट, व्हाट में क्या, मूड मीन मनोदशा ऑफ द पोएट, पोएट अर्थात कवि की मनोदशा क्या थी, इज मीन्स है क्या है, रिफ्लेक्ट इन द पोयम, इस पोयम में
रिफ्लेक्ट मतलब प्रदर्शित हुआ है, हाउ डज इट रिफ्लेक्ट, हाउ डज इट रिफ्लेक्ट, इसे किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है या इसे कैसे प्रदर्शित किया गया है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं उत्तर। उत्तर है बच्चों, द सॉरोफुल एंड डिप्रेसिव मूड ऑफ द पोएट, पोएट के जो स्वभाव था, मनोदशा थी, वह सॉरोफुल थी, सॉरोफुल में दुखी था, एंड डिप्रेसिव और निराश था, इज रिफ्लेक्टेड या प्रदर्शित करता है इन द पोयम, इस पोयम में यही प्रदर्शित करता है कि कवि की जो मनोदशा थी वह बहुत ज़्यादा किसमें डूबा हुआ था, सॉरोफुल, सॉरोफुल में दुखी और निराशा में डूबा हुआ था। द यूज ऑफ बर्ड crow which is ugly and harsh and hemlock tree which is poisonous plant reflect the poet's mood। यहाँ देखिए, द sorrowful and depressive mood, sorrowful में दुखी, एंड मीन्स और डिप्रेसिव में निराशा, मूड में स्वभाव था ऑफ द पोएट, पोएट का जो स्वभाव था वह बहुत दुखी और निराश था। इज रिफ्लेक्ट इन द पोयम, यही इस पोयम में, इस कविता में, इस पोयम में रिफ्लेक्ट करता, प्रदर्शित करता है। द यूज ऑफ बर्ड, बर्ड मतलब चिड़िया, जो क्रो है ना, क्रो क्या है, चिड़िया है, क्रो कौवा, जिस प्रकार से कौवा, फिर जो इज मीन्स है अगली, अगली में कुरूप, बदसूरत, जो कौवा कैसा है, बदसूरत होता है, ठीक है, एंड हार्श और कठोर होता है, एंड हेमलॉक ट्री अर्थात धतूरे का पेड़ या जहरीला पेड़, फिर में जिससे इज पॉइजनस ट्री, जो एक जहरीला पेड़ है, रिफ्लेक्ट प्रदर्शित करता है द पोएट्स मूड, पोएट्स के स्वभाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर ये 3 का शानदार आंसर रहा बच्चों। विश्वास है कि आपको ये प्रश्न और उत्तर अच्छे लग रहे होंगे और इसको कॉपी में आप नोट कर रहे होंगे बच्चों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, व्हेयर वाज द पोएट, पोएट कहाँ था, व्हेयर मीन्स कहाँ, वाज मीन था, द पोएट, पोएट अर्थात कवि कहाँ था, एंड व्हाट हैपेंड टू हिम, और उसके साथ क्या घटना घटी, और उसके साथ क्या घटना घटी, हैपेंड में घटना, घटित होना। ठीक है, समझ गए ना। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कवि कहाँ पर था और उसके साथ क्या हुआ या क्या घटना घटी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका शानदार आंसर। द पोएट वाज नियर द हेमलॉक ट्री, पोएट वाज मीन था, नियर में नज़दीक, हेमलॉक ट्री या इसको अंडर ट्री भी कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, द पोएट वाज नियर अंडर हेमलॉक ट्री, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह से और अच्छा है, द पोएट वाज नियर द हेमलॉक ट्री, पोएट वाज नियर द हेमलॉक ट्री, पोएट मतलब कवि, वाज मीन था, नियर में नज़दीक, हेमलॉक ट्री के नज़दीक था या नीचे था, कौन था, कवि, कवि हेमलॉक ट्री के नीचे था। द पोएट वाज वेरी सारो, पोएट बहुत ज़्यादा, वेरी में बहुत, सारो मतलब दुखी था, पोएट अर्थात कवि बहुत दुखी था। एट द टाइम उसी समय, एक क्रो एक कौवा, सिट ऑन द ट्री, सिट ऑन द ट्री एक पेड़ पर बैठा, एंड शेक और हिलाया, इट्स ब्रांचेज और उसके ब्रांच मतलब टहनियों को हिलाता है। ठीक है, उसके टहनियों, किसके टहनियों को, ट्री जिस पर वो कौवा बैठा और उसके टहनियों को शेक किया, हिलाया, इट ब्रांचेज, ब्रांचेज में टहनी, देन में तभी, ऑल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, तभी उस पर जो जमे हुए कण थे, जो स्नो के कण थे, बर्फ के कण थे, हैज फॉल वो गिर गए, ऑन पोएट्स हेड, किसके ऊपर गिरे, पोएट्स मतलब कवि के हेड पर गिरे, सिर पर की, यहाँ पर ट्रॉफी लगी है, इसका मतलब का के की होता है। ठीक है, तो जैसा भी सेंटेंस होता है अर्थ उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग लगा लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो वह जो डस्ट के जो डस्ट ऑफ स्नो था, बर्फ के कण जो थे, वो पोएट्स के हेड पर गिरे, कवि के सिर पर गिरे। ठीक है, दिस
इंसिडेंट, यही घटना, हैज चेंज्ड, यही घटना परिवर्तित कर दी द पोएट्स माइंड, पोएट के मस्तिष्क को, कवि के मस्तिष्क को बदल दिया। माइंड में स्वभाव या माइंड में मस्तिष्क, ठीक है, पोएट के मनोदशा को चेंज कर दिया। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 4 का ये शानदार आंसर था बच्चों, विश्वास है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, नैरेट में वर्णन करना। क्या करना? वर्णन करना। नैरेट सिमिलर एक्सपीरियंस, सिमिलर मतलब मिलते जुलते, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, मिलते जुलते अनुभव को वर्णन करें ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन के मिलते जुलते अनुभवों को यहाँ वर्णन कीजिए। व्हेन में, जब, नेचर में प्रकृति, इंटरवाइंड में रोकना, बाधित करना, जब बाधित करती है, एंड चेंज योर मूड, और आपके अंतर्दशा को परिवर्तित कर देती है। प्रकृति आपके अंतर्दशा को परिवर्तित कर देती है, बदल देती है, उसी से मिलते जुलते अनुभव को यहाँ वर्णन करिए या साझा करिए। ठीक है, तो आप अपने स्तर से भी कर सकते हैं और मैं यहाँ बना भी दिया हूँ, अच्छी तरह से लिखवा दे रहा हूँ। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का आंसर। वंस ए टाइम, एक समय आई वाज मीन था, सिटिंग बैठा हुआ, एलॉन में अकेला, मैं एक समय अकेला बैठा हुआ था, एंड आई वाज टोटली डिस्टर्ब्ड, और मैं पूरी तरह से परेशान था, बिकॉज में, क्योंकि माई फादर, मेरे पिताजी, स्कॉल्डेड मी, मुझे डांट दिए थे। मुझे स्कॉल्डेड में डांटना, स्कॉल्डेड मतलब डांटना, फटकारना, मेरे पिताजी मुझे डांट दिए थे, इसलिए मैं क्या था? अबाउट टोटली डिस्टर्ब्ड, मैं पूरी तरह से परेशान था। ठीक है, आगे देखते हैं। देन में, तभी, यहाँ आप अपने स्तर से भी बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, देन में, तभी ए नाइटेंगल में बुलबुल, तभी एक चिड़िया या बुलबुल, के मीन्स आई, देर मीन्स वहाँ, एंड सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, और एक मधुर गाना गाने लगी, एंड माई मूड वाज चेंज्ड, और मेरा जो मनोदशा था वह बदल गया, मेरा जो स्वभाव था उसके सुरीलेपन से, अच्छे गानों के सुन करके मेरा जो अंतर्दशा थी, मनोदशा थी सैडनेस की, वह काफ़ी अच्छा हो गया। सडनली, अचानक, देन में, तभी, आई वॉज हैप्पी, और तभी से मैं खुश हो गया, मैं खुश था। ठीक है, ड्यू टू नाइटेंगल के द्वारा, जो वह सिंग ऑफ स्वीट सिंग्स किया गया, ये नाइटेंगल के द्वारा मधुर गाना सुनाया गया, नाइटेंगल के द्वारा, उससे आई वॉज हैप्पी, मैं प्रसन्न था। ठीक है बच्चों, विश्वास है कि आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपका बच्चों। इसी तरह से ये वीडियो कंटिन्यू चलती रहेगी। इसके बाद आपको मैं फायर एंड आइस पढ़ाने वाला हूँ, जो आपका सेकंड कविता होगी, कक्षा 10 की जो सेकंड कविता है यूपी बोर्ड में। सेकंड कविता क्या है? फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो लिखी गई है बच्चों। ठीक है, आइए, ये 5 क्वेश्चन आपको मैंने अच्छी तरह से 5 क्वेश्चन का आंसर शानदार ढंग से बताया और अच्छी तरह से पढ़ाने का प्रयास किया। इसके बाद मैं इसी का डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया भी लॉन्ग में देने जा रहा हूँ, उसको भी आप लोग इस चैनल पर देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए बच्चों। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, आप आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।